हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर लिया था, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बारी है। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों होता है, इसके बीज तो पहले विश्व युद्ध में ही पड़ चुके थे। और जिसने पहला विश्व युद्ध नहीं पढ़ा है, प्लीज इस वीडियो से पहले पहला विश्व युद्ध पढ़ लीजिए, नहीं तो ये युद्ध आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। और दिमाग में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, हिटलर को क्या हुआ, एकदम से कैसे देश बदल रहे हैं, कैसे इनका रुख बदल रहा है, अमेरिका एकदम से कैसे कूद पड़ा। तो पहले पहला विश्व युद्ध देख लेना। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। ठीक है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का बैच जो है आगाज पे आ चुका है, आप लोग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है। मंडे से लाइव सेशंस भी इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का बैच ले रहा है, उसको छठी से 12वीं की पॉलिटी की एनसीईआरटी, मार्क माय वर्ड, पॉलिटी की एनसीईआरटी, सिर्फ पॉलिटी की एनसीईआरटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकता, तो आपके लिए इंस्टॉलमेंट का ऑफर भी हमने रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है। एक बैच जो है ये सबके लिए रामबाण बैच है, चाहे आप किसी भी लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस से लेके टीचिंग का कोई भी एग्जाम, चंडीगढ़ टीजीटी, पंजाब टैट, यूपी टैट, ठीक है, एच टैट, कोई भी टैट है, सीडीएस है, असिस्टेंट कमांडेंट है, यूपीएससी सीएससी है, हरियाणा सिविल सर्विस है, कोई भी एग्जाम सिविल सर्विसेज का, उसके लिए आपको एनसीईआरटी ही करनी पड़ती है छठी से 12वीं की। तो ये मंडे टू सैटरडे मेरा बैच रहता है, शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैलिडिटी की। पॉलिटिकल साइंस की वैलिडिटी 1.5 साल की रहेगी। एनसीईआरटी स्पेशल बैच की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। ठीक है। यहाँ मैं जून के नेट को अपना टारगेट बना रही हूँ। और यहाँ पे ये तो हमेशा के लिए है, 5 महीने में ये कोर्स जो है वो हमको कंप्लीट करना है। बाकी डिटेल्स आपको जाननी है तो आप ये नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं, गिवन नंबर पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। दिन में 2 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कभी भी कॉल करना। आप प्रमोशन बंद करते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनना। अभी तक देखो क्या हुआ, हमने ये देखा जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हो गई। पहले विश्व युद्ध के कुछ फ्लैशबैक आपको दे रही हूं। जर्मनी हार गया था। ठीक है। फ्रांस बदला ले रहा है जर्मनी से, इंग्लैंड बदला ले रहा है जर्मनी से। तो अब जर्मनी के साथ क्या हुआ, जर्मनी के साथ बहुत ही अपमानजनक संधि हुई, बहुत ही इंसल्ट वाली एक एग्रीमेंट होता है जिसको वर्साई की ट्रिटी कही। जिसके अंदर क्या हुआ, वर्साई की संधि में जो भी जर्मनी के कोयले वाले क्षेत्र थे, वो सारे क्षेत्र इन्होंने अपने में बांट लिए, जीतने वाले देशों ने। फिर इसकी जमीन, बहुत सारे क्षेत्र जो है इसके और बंदरगाह जो है उन देशों ने ले लिए। और सारा ब्लेम जर्मनी पे लगा दिया कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ था, $5 अरब तुमको देने हैं, $5 अरब जो है वो तुमको देने हैं, युद्ध में जितनी भी हानि हुई वो जर्मनी पे करेगा। और इस तरीके से जर्मनी की बेइंतहा इंसल्ट होती है। अब जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, उधर दूसरी तरफ इटली का भी खून खोल रहा था। इटली का खून क्यों खोल रहा था, क्योंकि देखिए 1915 में लंदन की गुप्त संधि हुई थी। पहले लंदन जर्मनी के साथ था, ठीक है, और इंग्लैंड के फ्रांस के अगेंस्ट खड़ा था और जर्मनी के साथ था। लंदन की गुप्त संधि के बाद इटली पलटी मार लेता है और जर्मनी का साथ छोड़कर ये उन मित्र राष्ट्रों की टीम में चला जाता है, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ जो है इटली भी चला जाता है। और इटली को यह कहा गया था तुम्हें भी जब केक कटेगा तो तुमको भी बांट देंगे, यानी तुम भी उसमें से कुछ हिस्सा ले लेना। अब युद्ध के जीते जाने पे इटली ने कहा कि हमें भी एड्रियाटिक सागर का जो फ्यूमन हमारा बंदरगाह है वो हमें भी दे दीजिए, हम भी व्यापार कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री हो रही है तो व्यापार की जरूरत तो हमें भी है। लेकिन इटली को कुछ भी नहीं दिया गया। जब इटली को कुछ नहीं दिया, तो जो इसके प्राइम मिनिस्टर थे ऑरलैंडो, वो पेरिस शांति सम्मेलन से बीच में ही उठ के चले गए, बोले भैया तुम तो बड़े गद्दार हो, पहले तो कह रहे थे हमारी मदद ले ली और अब तुम हमको कुछ दे भी नहीं रहे हो। तो यानी इटली भी नाराज हो गया, उधर जर्मनी का खून खोल रहा है कि हमारी इतनी इंसल्ट कर दी। अब अब एक और देश जापान, जापान कह रहा है मैं भी अपने उपनिवेश बनाऊंगा। जापान कह रहा है मैं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आऊंगा, मुझे भी अपना माल बेचने के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनीज चाहिए, मुझे भी दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अपना एकीकरण, अपना एकाधिकार चाहिए।
तो जर्मनी, जापान, इटली ये हो गए एक तरफ, इनको क्या कहा जा रहा है, धुरी राष्ट्र। क्या कहा जा रहा है, एक्सिस पावर, ठीक है, धुरी राष्ट्र। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों में कौन है, इंग्लैंड है, ठीक है, फ्रांस है, समझ रहे हो बात को, यानी ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है। अब ये रूस और अमेरिका का क्या रोल है ये आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी इतनी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। सबसे पहले रीजंस की बात करते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई है, ये युद्ध जो है ये शुरू क्यों हुआ। इसकी शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से, जब जर्मनी का हिटलर पोलैंड पे अटैक कर देता है। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी का हिटलर जो है वो पोलैंड पे अटैक कर देता है, तब इस युद्ध के बीज पड़ते हैं, तब इस युद्ध की शुरुआत होती है। कारण क्या था, पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही पार्शियलिटी वाला था। जर्मनी के साथ, इटली के साथ बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हुई इसके अंदर। वुड्रो विल्सन ने ये कहा था अपने 14 सूत्रीय पत्र में, ये सारी बातें पहले विश्व युद्ध के बाद बताई है मैंने, उनको देख लेना। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था कि भाई इटली को, मतलब बाकी जितने भी हारने वाले देश हैं उनको भी इनवाइट करो मीटिंग में, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और निशस्त्रीकरण करो, सब लोग अपने अपने शस्त्र खत्म कर दो। लेकिन हुआ क्या, जर्मनी के शस्त्रों को खत्म करवा दिया, बाकी राष्ट्रों अपने शस्त्र हटाए नहीं। जिसके चलते होता क्या है, जो विभिन्न राष्ट्र के प्रति लिए गए जो निर्णय थे, जैसे जर्मनी और इटली के प्रति, वो बहुत ही भेदभाव वाले थे। निशस्त्रीकरण करने में भेदभाव किया, जर्मनी के तो शस्त्र खत्म करवा दिए, लेकिन बाकी देशों ने अपने शस्त्र खत्म नहीं किए। फिर राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, आपको पता है लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन नाम मात्र का अंतरराष्ट्रीय संगठन था। ये केवल विजयी राष्ट्रों का, जो राष्ट्र जीते थे, इंग्लैंड फ्रांस वाले जो राष्ट्र जीते थे, ये उनका ग्रुप बन के रह गया था। वो जैसा कहते थे ये वैसा वैसा करता था, और बीच में बोलता ही नहीं था। जापान ने मंचूरिया के ऊपर आक्रमण किया, राष्ट्रसंघ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई कुछ करता रहे, राष्ट्रसंघ बोलता ही नहीं था, इसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं थी, ये प्रासंगिक ही नहीं रहा था, यानी इसको कोई सीरियस ही नहीं लेता था। तो हिटलर ने तो इसको बीच में ही छोड़ दिया था, बोले भाई तू है नहीं है एक ही बात है, मैं तो सदस्यता रखना नहीं चाहता। अब और क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गई थी, आपको मैंने कल भी बताया था, अमेरिका बहुत सारे देशों को, हारने वाले देशों को लोन दे रहा था, ठीक है, और बहुत सारा सामान उनका खरीदता भी था। तो अब अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसके चलते जो पैसा देने वाला देश था वही कंगाल हो रहा है, जिसका प्रभाव बाकी सारे राष्ट्रों पर भी पड़ रहा था, यानी कंगाली में आटा गीला हो गया। एक तो वैसे ही युद्ध है, वैसे ही पैसा नहीं है, ऊपर से जो लोन मिला था, लोन मिलने वाला राष्ट्र भी अब कंगाल होता जा रहा था। फिर तुष्टीकरण, ब्रिटेन और फ्रांस बार बार तुष्टीकरण करते थे। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस, अपने फायदे के लिए ये हिटलर के खराब काम को भी खराब नहीं कहते थे। इटली कुछ गलत कर रहा था तो भी उसके गलत बात को गलत नहीं कह रहे थे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है कि जैसे अब इंग्लैंड को यह समझ आ गया था कि इस हिटलर को नाराज करना ठीक नहीं है, हिटलर को नाराज करना ठीक नहीं है, इटली को नाराज करना ठीक नहीं है। इसका रीजन क्या था, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था सामान का, और उस सामान को बेचने के लिए अपने को एक बड़ा बाजार चाहिए था। तो ब्रिटेन को सबसे बड़ा बाजार ये जर्मनी और इटली लग रहे थे, इसलिए अगर जर्मनी को नाराज करता तो इसको व्यापार में भी नुकसान हो रहा था। तो ये जर्मनी को नाराज करना ही नहीं चाहता था। और दूसरा कारण क्या है जर्मनी को नाराज ना करने का, इसको समझेंगे सब लोग। इस बात को समझना, देखो दो तरीके की विचारधाराएं होती है, एक को कहते हैं पूंजीवाद, क्या कहा जाता है, पूंजीवाद, और एक को कहा जाता है समाजवाद, या मैं कह दूं साम्यवाद, यानी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, तो जितने भी ये यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश थे, ये किसके साथ थे, ये थे कैपिटलिज्म के साथ। ये किसके साथ थे, कैपिटलिज्म के साथ। और साम्यवाद के साथ कौन था, ये था सोवियत संघ। कौन था, सोवियत संघ, ठीक, क्योंकि सोशलिज्म आ चुका था, सोशलिज्म समाजवाद आ चुका था रूस के अंदर, सोवियत संघ इसको फैलाना चाह रहा था, ठीक है, सोवियत संघ इसको फैलाना चाह रहा था। तो यानी ये जो राष्ट्र हैं, इनको एक और चिंता ये भी थी कि कहीं इस यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ बहुत ज्यादा मजबूत होकर सब जगह साम्यवाद ना फैला दे।
तो इनको इनका एक उद्देश्य साम्यवाद को रोकना भी था। और इन राष्ट्रों को क्या लग रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस को क्या लग रहा था कि अगर हमने हिटलर को नाराज कर दिया, अगर हमने हिटलर को नाराज कर दिया, जर्मनी को नाराज कर दिया, तो ये जर्मनी यूएसएसआर के साथ हाथ मिला लेगा, इन दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और ये जो यूएसएसआर है हिटलर के देश के अंदर भी अपना साम्यवाद फैला देगा, जो हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते। इसलिए अब किसी भी कीमत पे ये हिटलर को नाराज करना ही नहीं चाह रहे थे। सेम काम इटली के अंदर, इटली में भी इनको ये पता था कि इटली का जो व्यक्ति है जिसका नाम था मुसोलिनी, क्या नाम था, मुसोलिनी, बेनितो मुसोलिनी, जो इटली के अंदर तानाशाह है, ये भी साम्यवाद से नफरत करता था। तो इसको इनको ये पता था कि अगर इटली भी हमारे साथ रहा तो ये भी साम्यवाद को बढ़ने नहीं देगा, यानी हमारा एक एक मदद तो ये इटली और जर्मनी वाले वैसे ही कर देंगे, साम्यवाद को बढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए ये इनकी गलत बातों को भी सहते जा रहे थे और दिन प्रतिदिन मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही बहुत ज्यादा तानाशाह बनते जा रहे थे, अपनी पावर्स को बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने इनको कुछ नहीं कहा। आज एक गलती की नजरअंदाज किया, कल एक गलती की नजरअंदाज किया, करते 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 ये बिल्कुल उनके सर पे बैठ गया और अब हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही बहुत पावरफुल हो चुके थे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों देशों की, एक तरफ हिटलर एक तरफ इटली, हिटलर जर्मनी, ठीक है, ये कहां पे था, जर्मनी पे था, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन और इटली की राजधानी रोम, इसलिए दोनों ने बर्लिन रोम धुरी यानी कि बर्लिन रोम संधि भी साइन होती है। दोनों का एक ही मकसद था कि भाई ये बदला लेना है। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको बैकग्राउंड में बताई, धीरे धीरे करके सब बातों को समझते हैं। देखो, हिटलर की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे, हिटलर की पावर बढ़ती जा रही थी। जर्मनी की जो वर्साय की संधि अपमानजनक संधि हुई थी, उसने नाजीवाद को जन्म दिया, हिटलर को जन्म दिया और हिटलर के दिमाग में इतनी नफरत भर दी थी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करता है। इटली को भी पागल बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फ्यूम बंदरगाह नहीं दिया इसको, मुसोलिनी ने फिर फांसीवाद को आगे बढ़ाया और दोनों ने, जर्मनी ने और इटली ने, दोनों ने आपस में संधि कर ली रोम बर्लिन धुरी कि इन देशों से बदला तो लेना पड़ेगा। राष्ट्र संघ बन गया था, ये मैंने आपको बताया। राष्ट्र संघ की कोई रेलिवेंसी नहीं रही थी। 1931 में जापान ने मंचूरिया पे आक्रमण किया, राष्ट्र संघ ने कुछ नहीं कहा। इटली भी खुद को विस्तार करता जा रहा था, राष्ट्र संघ चुप था, कुछ बोलता ही नहीं था। इसको राष्ट्रों ने अप्रासंगिक माना, इररेलेवेंट मांगा कि तुम तो कुछ नहीं हो, और हिटलर ने कहा हम तुम्हारे सदस्य नहीं रहेंगे। हिटलर ने इस लीग ऑफ नेशन की सदस्यता को समाप्त कर दिया। आर्थिक मंदी आई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े राष्ट्रों को ऋणी बना दिया। ठीक है, आर्थिक मंदी के कारण भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। 1938 में म्यूनिक समझौता हिटलर की मांगों को पूरा करने के लिए, मतलब कि क्या हुआ, हिटलर डिमांड कर रहा था बहुत सारी, दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर हिटलर क्या कहता है कि जितनी भी इंसल्ट जर्मनी की हुई है और जितने भी क्षेत्र जर्मनी के बाकी देशों ने लिए हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र मैं तुमको वापस लाके दूंगा, ये सारे क्षेत्र मैं तुमको वापस लाके दूंगा, तुम बस यकीन रखो और हिटलर को आगे लेके चलते रहो, मुझे आगे लेके चलते रहो, जैसे जैसे मैं कहता रहूं वैसे चलते रहो, सारा बदला हम इन मित्र राष्ट्रों से ले लेंगे। इस तरीके से जर्मनी पावरफुल होता जा रहा है और वक्ता तो बहुत अच्छा था हिटलर, जब बोलता था तो लोग मुग्ध हो जाते थे बिल्कुल कि जैसे यही भगवान है। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, पश्चिमी शक्तियां साम्यवाद को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानती हैं, यानी ये जो अमेरिका वाले देश हैं, फ्रांस वाले देश हैं, ये साम्यवाद को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहे थे। उन्होंने सभी उपायों से साम्यवाद की समाप्ति पर बल दिया कि कुछ भी हो पर कम्युनिज्म साम्यवाद को नहीं बढ़ने देंगे। साम्यवाद विरोधी देश थे जैसे इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है, इनके प्रति इंग्लैंड और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी ये कसम खा ली कि इनको नाराज नहीं करेंगे इटली, जर्मनी और जापान को, क्योंकि ये भी हमारी मदद करेंगे साम्यवाद को रोकने में। 1938 में म्यूनिक समझौता होता है और हिटलर की सारी मांगों को मान लिया। हिटलर ने कहा हमारे ये एरिया वापस करो, इनको वापस दे दिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलिन ने हिटलर की अवांछित मांग, मतलब कि जो नहीं मानने वाली थी, वो सारी बातें भी मान ली, जैसे सुडेटन लैंड पर नियंत्रण करने की बात कही हिटलर ने और कहा कि ठीक है तुम्हारा हुआ सुडेटन लैंड, चिंता मत करो। जर्मनी ब्रिटेन की एक बड़ी मार्केट थी, एक तो ये वजह थी साम्यवाद को रोकना, दूसरी वजह क्या थी, जर्मनी ब्रिटेन की एक बड़ी मार्केट थी।
यानी कि ब्रिटेन का बहुत सारा सामान जर्मनी में बिकता था, और अगर जर्मनी नाराज हो गया तो हम सामान बेचेंगे कहाँ, मार्केट समाप्त हो जाएगी। इसलिए ब्रिटेन जर्मनी के आर्थिक पुनर्निर्माण पर जोर दे रहा था कि जितना ज्यादा ग्रो करेगा जर्मनी, जितना ज्यादा पैसे वाला जर्मनी होगा, उतने ज्यादा ये हमारे सामान को खरीदेंगे। तो इसलिए भी जर्मनी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। इटली के प्रति क्यों तुष्टीकरण कर रहे थे, इटली को क्यों नाराज नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इटली भी साम्यवाद का विरोधी था, पहली वजह। दूसरी वजह, ये भूमध्य सागर का, मेडिटेरेनियन सी के पास एक देश है, और ब्रिटेन के व्यापारिक इंटरेस्ट थे भूमध्य सागर में। अगर इटली को नाराज करते तो इसके व्यापार पे प्रभाव पड़ रहा था, इटली इसको भूमध्य सागर में फिर लड़ाई करता इसके साथ, इसलिए इसने इटली को भी नाराज नहीं किया। और इटली जब बहुत सारे हथियार बना रहा था और खुद को विस्तार कर रहा था, तो कुछ नहीं कहा इंग्लैंड और फ्रांस ने कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन साम्यवाद में हमारा मदद करो। तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से फासीवाद शक्तियों की अन्यायपूर्ण मांगों को पूरा करते हुए अपमानित होते रहे। यानी कि जो ये शक्तियां थी, मित्र राष्ट्र, उनकी बात मानती रही और खुद अपमानित होते रहे। क्यों? क्योंकि इनको खुद के फायदे पूरे करने थे। हिटलर की विस्तारवादी इच्छा बढ़ती गई, हिटलर अपने आप को विस्तृत करता गया। अब फाइनली क्या हुआ, उसने रूस से संधि कर ली। जो नहीं होना था वही हो गया। अब तुम इस बात को समझो, जो इंग्लैंड था, जो फ्रांस था, जो अमेरिका था, वो इनकी बातों को क्यों माने जा रहा है? हिटलर जो कह रहा है करने देता है, इटली जो कहता है करने देता है, ऐसा क्यों क्यों माने जा रहा है? उसकी वजह ये थी, इसलिए माने जा रहा है क्योंकि इसको ये था कि कहीं ये रूस के प्रभाव में ना आ जाए, और रूस के प्रभाव में आके कहीं साम्यवाद को बढ़ाना शुरू ना कर दे। ये डर था कि रूस और जर्मनी की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, और हुआ यही। रूस और जर्मनी के बीच में क्या हुआ, हिटलर की विस्तारवादी इच्छा बढ़ती गई। उसने रूस से संधि कर ली, रूस से संधि कर ली 10 साल के लिए, कि 10 साल तक ना तू मेरे पे आक्रमण करेगा ना मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हिटलर कुछ समय के लिए रूस से बचना चाहता था, पसंद नहीं करता रूस को, पसंद नहीं करता रूस को, लेकिन कुछ समय के लिए रूस से बचना चाहता था कि एक बार तू तो शांत बैठ, बाकी सबको देखता हूं। और रूस ने जर्मनी से क्यों हाथ मिलाया? क्योंकि रूस चाहता था कि मैं साम्यवाद को बढ़ाऊं, इसलिए उसने जर्मनी से हाथ मिलाया। तो 10 सालों के लिए दोनों के बीच में एक संधि साइन हो गई कि हम आपस में अटैक नहीं करेंगे और मिलके काम करेंगे। अब गुस्सा आ गया इंग्लैंड को कि इतना अपमान सहा, तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम्हें इतना सम्मान दिया, किस लिए? ताकि तुम रूस के साथ ना मिलो, और तुम उसी के साथ हाथ मिला रहे हो। अब शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। बोले अब नहीं सहेंगे, अब पटकेंगे तुमको, तुमने बहुत अपनी कर ली हिटलर, अब देखो अब बदला लेंगे हम, तुमने रूस के साथ हाथ क्यों मिलाया? और रूस से संधि करके पोलैंड पे हमला कर दिया। किसने? जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। तब ब्रिटेन और फ्रांस ने इस बात का विरोध किया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की जगह अपमान को चुना, किंतु वो युद्ध फिर भी नहीं बच सका। कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, बस चाहे हमारी बेइज्जती कर लो, बस रूस से हाथ मत मिलाना। लेकिन इसने वही किया, इसने रूस के साथ हाथ मिलाया। अब देखो, एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। एक बात थी इसके अंदर ऑस्ट्रिया के लेके, ये ऑस्ट्रिया भी पता है इसने, हिटलर ने खुद के अंडर कर दिया था, जर्मनी के अंडर मिलवा लिया था, क्योंकि तब तो हिटलर जो कहता था इसकी बातें मानते थे। तो ऑस्ट्रिया भी, ये रहा देखो। अब जो ये द्वितीय विश्व युद्ध है, यूं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 7-8 घंटे का, पर हमको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हम इसके घटनाक्रम को पढ़ लेते हैं। 5 चरणों के अंदर ये युद्ध होता है। पहला चरण जो है उसमें क्या हुआ, मार्च 1938 में, क्योंकि हिटलर की मांगे मानी जा रही थी, हिटलर को नाराज नहीं करना था, इसको माई बाप बना रखा था इंग्लैंड वालों ने और फ्रांस वालों ने। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, और ऑस्ट्रिया के अंडर जो हर्जेगोविना और ये वाले क्षेत्र आते थे वो भी ऑटोमेटिक जर्मनी में मिल गए। अक्टूबर 1938 में चेकोस्लोवाकिया पर नियंत्रण कर लिया। ये वो देश है जो पिछली क्लास में बताया था, एक नया छोटा सा देश बना दिया था बोस्निया से काट के, चेकोस्लोवाकिया। इस चेकोस्लोवाकिया के ऊपर भी हिटलर ने अपना नियंत्रण कर लिया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच 10 वर्षों का अनाक्रमण संधि हुई कि अन आक्रमण, ना मैं तुम्हें पे आक्रमण करूंगा ना तुम मुझ पे आक्रमण करना। 23 अगस्त 1939 को
1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने रूस की मदद से, उधर तो जर्मनी मार रहा है पोलैंड को, उधर रूस मार रहा है पोलैंड को, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और 17 सितंबर को रूस ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। यानी जर्मनी और रूस दोनों ने संधि कर ली थी और दोनों ने ही पोलैंड पे अटैक कर दिया। 5 महीने का युद्ध विराम हुआ। जर्मनी ने फिर नॉर्वे और डेनमार्क पर भी आक्रमण कर दिया। मई 1940 में हॉलैंड और बेल्जियम को भी हरा दिया। धीरे 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 हिटलर बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। जून 1940 तक फ्रांस ने अपने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया जर्मनी के आगे कि भैया हमसे गलती हो गई, अब हमको छोड़ दो, वो जो डॉलर वॉलर तुमसे मांग रहे थे हमको, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो लैंड लेनी है ले लो, हम आप पर आत्मसमर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं। अब दूसरा चरण, पहले चरण में हिटलर तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरा चरण क्या हुआ? 22 जून 1941 को। अब देखो, जब वही बात है ना कि जब दिन बुरे आते हैं ना तो बुद्धि भी आपकी फिर जाती है। हिटलर इतना बढ़िया ग्रो कर रहा था सोवियत संघ के साथ मिलके, पर अब हिटलर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। हिटलर ने क्या किया, अब इस सोवियत संघ पे ही आक्रमण कर दिया। 10 साल की संधि की थी, पर वो संधि वंधि कुछ नहीं मानी, बोला भाड़ में गई संधि, हम तो रूस पे भी आक्रमण कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। 10 साल की संधि की थी ना कि आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पे आक्रमण कर दिया, अकारण, बिना किसी वजह के। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। अब इस सोवियत संघ को आ गया गुस्सा। ये भी किसके साथ हो गया? ये भी उन यूएस, ये भी उन इंग्लैंड, ब्रिटेन वाले देशों के साथ हो गया। बोला यार ये जर्मनी तो बड़ा बेकार है, मैंने तो ऐसी संधि कर ली, मैं तो अब तुम्हारे साथ हूं। ये मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। अब ये जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। आप सोच के देखो, इतने पावरफुल देश मिल गए, अब जर्मनी कहां टिकेगा? अब ये बेचारा जर्मनी एक तरफ तो पोलैंड इस पे इससे बदला लेगा, दूसरी तरफ जो है यहां से रूस से पिटने लगेगा। दोनों तरफ वाले बंदे इसने छेड़ दिए। प्रारंभ में जर्मन सेनाओं को सफलता मिलती जा रही थी, और जब जर्मनी आगे बढ़ रहा था, हिटलर को सफलता मिल रही थी, तो सोवियत संघ के 5 लाख वर्ग मील भूमि पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। 5 लाख वर्ग मील, मतलब कि इतना बड़ा है ये रूस, कहां तक अपनी सेना को लेके जाओगे? 5 लाख वर्ग मील तक तो इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सर्दी की शुरुआत हो गई। अब जैसे ही सर्दी की शुरुआत हुई तो रूस के अंदर बिना कुछ करे अपने आप ये जर्मनी की सेना जम गई। रूस ने तो कुछ किया ही नहीं, पर वहां की सर्दी इतनी खतरनाक होती है कि जमा देती है सब कुछ। जर्मनी की सारी सेना अब ठंड के कारण मरने लगी थी, तो जिसके चलते सर्दी की शुरुआत के साथ ही सोवियत संघ पर प्रत्याक्रमण, जर्मन सेना की हार जो है वो प्रारंभ हो गई, कमजोर पड़ने लगी सेना। अब तीसरे चरण में क्या होता है? जापान दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा था, उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी, अमेरिका को चिंता हो रही थी। अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान की नौसैनिक, यानी कि जो पानी वाली सेना थी, जल सेना थी, उस पर नाकाबंदी कर दी। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। जापान ने बदला लिया और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। ठीक है, नौसैनिक अड्डे पे हमला कर अमेरिका व ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। मतलब, और अब क्या हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि अमेरिका के पर्ल हार्बर पे इसने अटैक कर दिया था। 9 सितंबर को यूएसए भी युद्ध में शामिल हो गया। अभी तक तो यूएसए चुपचाप बस पैसे बांट रहा था, अब ये भी शामिल हो गया था। चौथा चरण, अभी तक अमेरिका नहीं आया था, अब आ गया था अमेरिका भी। चौथा चरण, 1943 से मित्र राष्ट्रों की सामूहिक कार्यवाही तेज हो गई। अब ये सारे मिल गए ना, रूस मिल गया, अमेरिका मिल गया, इंग्लैंड मिल गया, फ्रांस मिल गया, ये सब अब एक तरफ हो गए शक्तिशाली। ठीक है, और धुरी राष्ट्रों के विजय अभियान पर रोक लगा दी। जो धुरी राष्ट्र थे, कौन धुरी राष्ट्र कौन थे? ये जर्मनी वाले जो थे। ठीक है, इटली जो था, जर्मनी जो था, अब इनके ऊपर रोक लगा रहे हैं। जून 1944 तक रूस द्वारा जर्मन सैनिकों को सोवियत संघ से बाहर कर दिया था। मतलब क्या है? जून 1944 तक रूस ने जो भी जर्मनी सैनिक 5 लाख वर्ग मील में जो अंदर आ गए थे, उनको वापस भगा दिया। मतलब अब रूस जो है वो जीतने लगा था। मई 1945 तक इटली भी हारने लगा है।
7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया कि बस हम बहुत लड़ लिए, बस अब और मत मारो हमें, क्योंकि वो सारी शक्तियां एक तरफ हो गई थी। यूएसए, रूस, ये सब एक तरफ है, ठीक है। और हिटलर की आत्महत्या, हिटलर जो है वो सुसाइड कर लेता है, जिसके चलते जो है अब इस युद्ध के ऊपर क्या होगा देखते हैं। ये युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। पांचवा चरण, अब केवल जापान का प्रभाव शेष बचा था, बस अब जापान बचा था। 26 जुलाई 1945 को मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान से आत्मसमर्पण की मांग की कि देख हमने इटली को हरा दिया, जर्मनी को हरा दिया, अब तुम भी हार मान लो। जापान ने अस्वीकार कर दिया कि नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए, लिटिल मैन और फैट बॉय के, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम के, ठीक है। अब इस युद्ध का अंत हो गया। 14 अगस्त 1945 को जापान द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और यह युद्ध समाप्त हो गया। इसके परिणाम क्या हुए? बड़े घातक परिणाम हुए। बहुत बड़ा फिर से एक बार नरसंहार हुआ। लेकिन भारत पे इसका अब क्या प्रभाव पड़ा? भारत, बर्मा, मिस्र, श्रीलंका, ये देश आजाद हो गए। हॉलैंड के उपनिवेश जितने भी थे, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, ये भी स्वतंत्र हो गए। और इन तीनों देशों ने मिलकर एक देश बना लिया, इंडोनेशिया, ठीक है। इतना ही नहीं, इटली, जर्मनी, जापान के साम्राज्य भी ध्वस्त हो गए। जापान के क्यूराइल द्वीप और सखालिन द्वीप पर रूस का नियंत्रण स्थापित हुआ। मतलब रूस जीत रहा था, रूस तो जीतने वाले देशों में था, उसने जापान की जगह पर अपना नियंत्रण कर लिया। दूसरी तरफ अफ्रीका में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको बढ़ावा मिला, अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। 1960 में अफ्रीका के 16 देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। नए नए जितने भी देश बन रहे थे, जैसे भारत, बर्मा, श्रीलंका, ये नए नए जितने भी स्वतंत्र देश थे, इनको ही तीसरे विश्व का देश कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है। और इन सब ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। और साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है। भारत भी इसका एक संस्थापक देश था। और 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएन का सदस्य बनता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएन का सदस्य बनता है। तो ये थी आपकी द्वितीय विश्व युद्ध की सारी कहानी। क्यों होता है, क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सारी बातें। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया। पीडीएफ में, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 की पीडीएफ मैंने आगाज पे, अचीवर पे, सब जगह डाल दी थी, अभी भी ये टेलीग्राम चैनल्स पे आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।